बेनिटो मुसोलिनी एक जवान और महत्वाकांक्षी आदमी पहले विश्व युद्ध के बाद उभरा। वो इटली को बदलना चाहता था। उसने फासीवादी पार्टी बनाई जो उस समय की आर्थिक परेशानी और सामाजिक अशांति का फायदा उठा रही थी। मुसोलिनी ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया जिसने स्थिरता और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वादा किया। युद्ध के बाद की वास्तविकता से निराश कई इटालियंस को उसके जोशीले भाषण और करिश्माई व्यक्तित्व पसंद आए। 1922 में मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स ने रोम पर चढ़ाई की। ताकत का ऐसा प्रदर्शन जिसने किंग विक्टर इमैनुएल तृतीय को उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने मुसोलिनी की तानाशाही और इटली में फासीवाद के उदय की शुरुआत की। मुसोलिनी ने अपनी शक्ति मजबूत की, लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट कर दिया और विरोध को कुचल दिया। वह इल-दुस नेता बन गया जिसने इतालवी समाज को अपनी छवि में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया। इल-दुस सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, यह एक सोच समझकर बनाया गया व्यक्तित्व था। इसने मुसोलिनी को इटली के एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति जो अटूट वफादारी का पात्र है। व्यक्तित्व का यह पंथ फासीवादी विचारधारा का केंद्र था। इसमें नेता की इच्छा के आगे पूर्ण आज्ञाकार और समर्पण की मांग की गई थी। मुसोलिनी की छवि हर जगह थी। पोस्टरों ने उन्हें एक मजबूत, शक्तिशाली नेता के रूप में चित्रित किया। मूर्तियों ने उन्हें वीरतापूर्ण मुद्रा में चित्रित किया। उसकी घोषणाओं को ईश्वरीय वचन माना जाता था। प्रचार के इस निरंतर बमबारी का उद्देश्य मुसोलिनी के शासन को बिना किसी सवाल के स्वीकार करवाना था। मुसोलिनी मीडिया की ताकत समझता था। उसने समाचार पत्रों, रेडियो और संचार के सभी माध्यमों पर नियंत्रण कर लिया। समाचार प्रचार बन गया जिसे ध्यान से मुसोलिनी का महिमा मंडन करने और उसके विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए क्यूरेट किया गया था। असंतुष्ट होने का साहस करने वाले पत्रकारों को सेंसरशिप, कारावास या उससे भी बदतर का सामना करना पड़ा। रेडियो, एक अपेक्षाकृत नई तकनीक, फासीवादी विचारधारा के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। मुसोलिनी की तेज आवाज इतालवी घरों में गूंजती थी, जो उनके भाषणों और घोषणाओं का प्रसारण करती थी। जनता तक इस सीधी पहुंच ने उन्हें पारंपरिक मीडिया को दरकिनार करने और कथा को नियंत्रित करने की अनुमति दी। सिनेमा मुसोलिनी के प्रचार शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली हथियार था। शासन ने इतालवी फिल्म उद्योग को भारी धन दिया और उसे नियंत्रित किया। फासीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने, इतालवी ताकत का प्रदर्शन करने और मुसोलिनी का महिमा मंडन करने के लिए फिल्में वाहन बन गईं। स्किपियो अफ्रीकनस जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों ने मुसोलिनी और प्राचीन रोमन नेताओं के बीच समानताएं खींची, जिससे उनके शासन के तहत एक नए रोमन साम्राज्य की छवि मजबूत हुई। फीचर फिल्मों से पहले के न्यूज़रील में मुसोलिनी की उपलब्धियों के सावधानीपूर्वक संपादित फुटेज प्रस्तुत किए गए, जिससे एक गतिशील नेता के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई। सड़कों और रेडियो पर मुसोलिनी सार्वजनिक तमाशे के उस्ताद थे। वो वाकई में कल्पना और प्रतीकवाद की शक्ति को समझते थे। सैन्य परिशुद्धता के साथ आयोजित सामूहिक रैलियों ने शासन की ताकत का प्रदर्शन किया और एकता की भावना पैदा की। मुसोलिनी, जो अक्सर सैन्य वर्दी पहनते थे, भीड़ को बालकनियों से संबोधित करते थे। उनकी शक्तिशाली आवाज लाउड स्पीकरों द्वारा प्रवर्धित होती थी। ये रैलियां सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ की गई प्रचार घटनाएं थीं, जिन्हें विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आप जानते हैं, इन आयोजनों के रेडियो प्रसारण ने उनकी पहुंच को और बढ़ा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुसोलिनी का संदेश इटली के हर कोने तक पहुंचे। भाग 6, मेरा विश्वास करो, यह सच है। जाने पहचाने प्रोपेगेंडा ट्रिक्स। मुसोलिनी का प्रचार भले ही बीते समय की बात लगती हो, लेकिन उसकी रणनीति आज भी प्रासंगिक है। उस जानकारी के बारे में सोचें जिसका हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सामना करते हैं। जैसे मुसोलिनी ने मीडिया को नियंत्रित किया था, वैसे ही आज एल्गोरिदम और क्यूरेट की गई फीड हमारी न्यूज़ की खपत को आकार देते हैं। हम अक्सर भावनात्मक रूप से आवेशित भाषा देखते हैं, जिसे डर या क्रोध पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक मुसोलिनी के भाषणों की तरह। सरल नारों का उपयोग और संदेशों की पुनरावृत्ति तब और अब उपयोग की जाने वाली एक और रणनीति है। इन युक्तियों को समझकर हम सूचना के अधिक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं और हेर फेर का विरोध कर सकते हैं। भाग 7, मुसोलिनी का भारत कनेक्शन, एक ताकतवर व्यक्ति की गूंज। मुसोलिनी के इर्द गिर्द निर्मित व्यक्तित्व का पंथ भारत के अपने इतिहास और वर्तमान में गूंजता है। नेताओं का महिमा मंडन, शक्तिशाली कल्पना का उपयोग और मजबूत नेतृत्व पर जोर ऐसे विषय हैं जो संस्कृतियों में गूंजते हैं। हमने राजनीतिक रैलियों को बड़े पैमाने पर तमाशों में तब्दील होते देखा है, जिन्हें ताकत और लोकप्रियता की छवि पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। कथाओं को नियंत्रित करने और जनता की राय को आकार देने के लिए मीडिया,
विशेष रूप से सोशल मीडिया का उपयोग एक और समानता है। ये समझना कि अतीत में प्रचार का उपयोग कैसे किया जाता था, हमें राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना आज नियोजित समान रणनीति की पहचान करने और उनका विरोध करने में मदद कर सकता है। भाग 8, इल्दुस की विरासत। इतिहास से एक चेतावनी। मुसोलिनी का शासन अंततः चरमरा गया, लेकिन प्रचार के उनके उपयोग से महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह हमें लोकतंत्र की नाजुकता और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की याद दिलाता है। उनके द्वारा विकसित किए गए व्यक्तित्व के पंथ का इटली पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे युद्ध, दमन और अंततः पराजय हुई। मुसोलिनी की कहानी प्रचार की मोहक प्रकृति और आलोचनात्मक सोच के महत्व के बारे में चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह सत्ता को जवाबदेह ठहराने और विविध दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 9, निष्कर्ष। प्रचार एक कालातीत उपकरण। इल्दुस के पंथ को प्रचार की नींव पर बनाया गया था, जिसे मुसोलिनी की छवि को एक उद्धारकर्ता के रूप में बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। मीडिया को नियंत्रित करने से लेकर सार्वजनिक तमाशे करने तक, मुसोलिनी के शासन ने प्रचार की शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उनका शासनकाल विफलता में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी रणनीति से हमें जो सबक मिलते हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम सूचनाओं से सराबोर दुनिया में नेविगेट करते हैं, आलोचनात्मक विचारक होना, कथाओं पर सवाल उठाना और विविध दृष्टिकोणों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। तभी हम हेरफेर का विरोध कर सकते हैं और अपने लोकतंत्रों की रक्षा कर सकते हैं।